गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आज हम एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने लेसन पढ़ा था हिमालय की बेटियां, जिसमें क्लास 7 विषय हिंदी फर्स्ट है हमारा, और यहाँ पर है अध्याय 3। ठीक है, अब अध्याय 3 में हम जानेंगे कि हिमालय की बेटियों की एक्सरसाइज हमें करनी कैसे है। जैसे कि हमेशा हमने देखा है बच्चों कि पोयम है, पोयम यानी कि पद्य, और जैसे हम कहानी या कथा सार पढ़ते हैं तो वो गद्यांश होता है। अब जैसे ये जो अध्याय है जिसमें हमने थोड़ी सी लेखक की जानकारी भी आपको दी है कि नागार्जुन जी का जन्म 1911 ईस्वी में ज्येष्ठ पूर्णिमा को वर्तमान मधुबनी जिले के सतलखा में हुआ था। ये उनका ननिहाल था। उनका पैतृक गांव वर्तमान दरभंगा जिले का तरौनी था। इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी था। अब हम जानेंगे गद्यांश की व्याख्या। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब जैसा कि हम जानते हैं कि ये रेखांकित वाक्य है, जहाँ पे मैंने आपको ब्लैक कलर की अंडरलाइन की हुई है। अब इसी में से मैंने आपको यहाँ प्रश्न दे दिए हैं कि जैसे उपयुक्त गद्यांशों का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, लेखक तीनों नदियों के विषय में क्या कहता है, और लेखक किसे देखने की बात कर रहा है। अब इसकी प्रक्रिया कैसे है, हम आंसर कैसे करेंगे। उत्तर यहाँ देख लीजिए। उत्तर में पहले का, अगर ये क का आप उत्तर दे रहे हो तो यहाँ आपने क लिख दिया है। क के आगे आप संदर्भ डालेंगे, और संदर्भ के बाद के प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के अध्याय हिमालय की बेटियां से लिया गया है। इसके लेखक नागार्जुन जी हैं। ये आपका क्या हुआ बच्चों, ये संदर्भ हो गया। अब आ जाएगा जो मैंने अंडरलाइन रेखाएं की हैं आपके वाक्यों पर, उसे हम रेखांकित अंश कहते हैं, यानी रेखांकित वाक्य कहते हैं। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या ऐसे है कि हिमालय की बेटियां नागार्जुन जी द्वारा रचित एक प्रसिद्ध निबंध है। अब उसके बारे में फिर हम यहाँ पर पूरी व्याख्या देखेंगे कि प्रस्तुत निबंध में नदियों के प्रति अपार श्रद्धा व आदर का भाव प्रकट करता है। वह नदियों के उछल कूद और खुश होकर अपने भाव से युक्त अपने मार्ग के उद्देश्य पर हम छोटी छोटी पहाड़ की चोटियों के रास्ते हम आगे बढ़ती जाती हैं, और उनकी इसी क्रिया को देख लेखक को आश्चर्यचकित होकर एकाएक उसकी यह चपलता और विस्मय से उसका ध्यान एकाग्रचित हो जाता है। अब इसमें हमने ख का हमारा पूरा हो गया, यानी रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। अब ग में है, यहाँ पे देखिए प्रश्न है। ग का प्रश्न था कि लेखक तीनों नदियों के विषय में क्या कहता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, लेखक तीनों नदियों को आश्चर्य और विस्मय से देखकर उनकी भावनाओं की कद्र कर अपने निश्चित उद्देश्य की तरफ उनके बढ़ते कदमों को देखता है। फिर हमारा आ गया घ, लेखक किसे देखने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे उसका उत्तर है बच्चों कि लेखक किसी लड़की को देखने की बात करता है। अब इसी के बाद उसी अध्याय से हमने प्रश्न घ अब ले लिया है। तो मैंने फिर कुछ अंश आपके वाक्य के पोएम के लिखे हैं, यानी इस गद्यांश के लिखे हैं, और उस गद्यांश के द्वारा हमने क्या किया है, अंडरलाइन कर दिया है। फिर मैंने उसी में से क्वेश्चन निकाले हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेंगे बच्चों कि आपका शब्दार्थ, क्योंकि बिना शब्दार्थ याद किए आप लेसन को समझ नहीं सकते। तो शब्दार्थ में पहला है संभ्रांत। संभ्रांत का अर्थ होता है सम्मानित। भावभंगी यानी भाव से युक्त। कौतूहल यानी चाहत, जिज्ञासा। विस्मय, आश्चर्य, अचंभा। अतृप्त, असंतुष्ट, प्यासा। अधिकाय यानी पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। उत्पत्काय यानी कि तराई, घाटी। सौभाग्यशाली यानी अच्छी किस्मत होना। श्रेय यानी समृद्धि, प्रतिभा। और विरही यानी कि वियोग, अभाव। सचेतन का अर्थ होता है जिसमें चेतना हो, अर्थात जीव। जिसमें भी जीव है बच्चों वो सचेतन ही है। ठीक है, फिर इसी प्रकार से मैंने और भी रेखांकित अंशों की व्याख्या आपकी की है। तो हमने कई पैराग्राफ किए हैं, अब आप इसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ किया हुआ कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते रावी और सतलुज
व्यास, चनाब, झेलम, ये मैंने क्या किया बच्चों, उसका अंडरलाइन कर दिया है। इस पैराग्राफ से हमने लेके यहाँ तक किया गया है, ठीक है। अब उसी के मैंने क्वेश्चन कर लिए हैं यहाँ पे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको हमेशा लिखना है। रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये भी आपको प्रॉपर इसी प्रकार से करनी है। इसके बाद गद्यांश में दिए गए नदियों के नाम, यहाँ पे देखो नदियों के नाम दिए हैं ना, तो यही उसका उत्तर होगा। लेखक सिंधु ब्रह्मपुत्र के विषय में क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर देखो यहाँ पर है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है, ठीक है।